नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम ओडीसीसी का सेकंड पार्ट हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आपका खुद का सिक्योरिटी नहीं है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप कैसे ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कैश क्रेडिट फैसिलिटी का आप इंजॉय कर सकते हैं बैंक से। फर्स्ट हम आते हैं कि जो ओडी और सीसी के लिए एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू किया है जिसका नाम है सीजीटीएमएससी। इसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रदान करती है और आपको विदाउट कोलेटरल भी आपको लोन मिल जाता है। इसमें फर्स्ट जो उद्यमी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसकी कुछ चीजों की जांच की जाती है। उसमें फर्स्ट है कि प्रमोटर की जांच की जाती है। जो प्रमोटर जैसे कि मान लीजिए प्रोप्राइटर है या फिर डायरेक्टर है या फिर पार्टनर है, उनकी पहले जांच की जाती है। जांच में पहले उसका सिविल या क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। जो पर्टिकुलर जो डायरेक्टर होता है या प्रमोटर जैसे कि आपका प्रोप्राइटर हो गया, उसके सिविल स्कोर की जांच होती है। उसके बिजनेस का अनुभव कितने साल का है वो चेक किया जाता है। केवाईसी और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है कि कहीं से ये जो डायरेक्टर है या जो बिजनेसमैन है, ये कोई लोन फ्रॉडिया तो नहीं है या फिर उसका कोई बैक हिस्ट्री कुछ गलत तो नहीं है, उसके बारे में जांच की जाती है। फिर बिजनेस वायबिलिटी चेक की जाती है। बिजनेस वायबिलिटी, क्या बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आपने 3 साल या 4 साल ऑलरेडी बिजनेस आप कर रहे हैं और इसके बाद आप लोन के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपको बैंक इजीली लोन दे देगा। अगर आप न्यू बिजनेसमैन है या आपने स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने 1 साल या 1.5 साल 2 साल अपने बिजनेस रन किया है, तो अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो आपकी ये जो है जांच की जाएगी। बिजनेस किस प्रकार का है, फर्स्ट। सेकंड, बाजार में मांग है या नहीं, डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड, इसके कंपटीटर कौन से हैं, ठीक है। फोर्थ, भविष्य में कमाई की संभावना क्या है। अगर मान लीजिए आप एक टेक्सटाइल बिजनेस में आप टेक्सटाइल बिजनेस का में आप इन्वेस्टेड हैं, आपने टेक्सटाइल बिजनेस आपने पकड़ रखा है, तो उसमें तो पता है कि लोगों को कपड़े की जरूरत है, जो कि आपके हर रोज के जो भी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, उसमें जो है रोटी कपड़ा और मकान ये तो आवश्यकताएं हैं। तो उसमें जो है अगर कोई भी बंदा अगर एफएमसीजी का बिजनेस कर रहा है या फिर टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसमें मार्जिन कम रहेगा पर वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो इन जैसे कि जो बिजनेस जो कि हैं जिनका कि हाँ रोजमर्रा के जीवन में आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें जो है बिजनेस शट डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पहले उसकी चेक की जाएगी, बिजनेस वायबिलिटी चेक की जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखा जाएगा, जैसे कि कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, कितना रुपया आपको चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। फिर आपकी अपनी खुद की पूंजी देखी जाएगी कि आपने कितना पैसा इस बिजनेस में लगाया है। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों पूंजी आपकी चेक की जाएगी, क्योंकि ये तो स्टार्टअप है, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट इसलिए देखा जाए कि अगर ये बंदा मान लीजिए इसने खुद का 50 लाख या 60 लाख रुपया लगाया है, अपने घर से लगाया, और ये बैंक से मांग रहा है 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया मांग रहा है, और ऑलरेडी इसने 70 लाख या 1 करोड़ रुपया ऑलरेडी अपना खुद का पूंजी लगा के रखा है, तो बैंक को तो एक ट्रस्ट ये होगा कि हाँ ठीक है, इसने खुद का अपना 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में दिया है और 40-50 लाख रुपया ये जो है बैंक से लोन की डिमांड कर रहा है, तो ये जो बिजनेसमैन है ये सीरियस है अपने बिजनेस के प्रति। अगर, और दूसरा चीज है एक और आपको यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन होता है कि मेरे पास खुद का अपार्टमेंट है या खुद की प्रॉपर्टी है, पर सीजीटीएमएससी के थ्रू लोन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दे रही है, तो मैं क्यों ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फायदा उठाऊं और क्यों अपना घर या फिर प्रॉपर्टी को मैं गिरवी रखूं या हाइपोथिकेशन में डालूं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बैंक 2 चीजें बहुत ही ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए कि आपको बैंक 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया देने जा रहा है, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से है और आपने किसी बैंक को किसी भी लोन या किसी तरह के लोन में आपने दे रखा है उसको, ठीक है। और जब वो वापस से आप बैंक को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करने के बाद आप बोलते हैं कि मेरे को सीजीटीएमएससी के थ्रू लोन चाहिए, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट बैंक का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई आपको क्यों चाहिए। आपके पास तो गिरवी रखने के लिए या कुछ प्रॉपर्टी देने के लिए आपके पास ऑलरेडी है, तो आप वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैं क्यों दूं, या मैं फंसाना नहीं चाहता हूं। तो इसमें बैंक को एक ये डाउट होता है कि ये जो बंदा है, इसको या तो इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि मेरा बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर डिफॉल्ट हो सकता है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बैंक आपको 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपया दे रहा है, तो भाई आपकी सिक्योरिटी, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है देन इट्स ओके,
अगर आपके पास सिक्योरिटी है और 4 करोड़ रुपया आपको दे रहा है और आपसे वो मांग रहा है कि कुछ आप मेरे को सिक्योरिटी पर्पस के लिए दीजिए और आप नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब बैंक को ये समझ में आएगा कि जो है इस बंदे को अपने खुद के बिजनेस पे लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस सिनेरियो में बैंक जो है आपका 4 या 5 साल भी पुराना आपका क्यों ना बिजनेस हो, आपने अच्छा क्यों ना प्रॉफिट किया हो, उस केस में आपका बिजनेस लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखा जाएगा कि मशीनरी लागत क्या है, आपने मशीन कितने का लगाया है, आपकी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता क्या है, देन अनुमानित सेल्स कितना आप मतलब इन ईयर कितना आप कर पाएंगे। जैसे क्वार्टर का प्रोजेक्शन देखा जाता है कि हाँ आपने क्वार्टरली मान लीजिए 1 करोड़ का, कि आप ऑल 4 क्वार्टर में आप कितना कर पाएंगे, उसमें प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा। फिर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाएगी कि ईएमआई आप किससे भरोगे, आपका ईएमआई भरने का क्या शेड्यूल रहेगा, आप जो बिजनेस से आप ईएमआई भरोगे या फिर आपका कुछ और साइड बिजनेस है तो आप ईएमआई कैसे पे करोगे, वो भी चेक किया जाएगा। देन आपका कैश फ्लो देखा जाएगा कि कैश फ्लो पर्याप्त है या नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसमें इतना पर्याप्त आपके पास कैश फ्लो नहीं रहता है कि आप अपने लेबर को सैलरी दे पाओ, अगर आप उसी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर बैंक को ईएमआई आप कैसे पे करोगे। तो कैश फ्लो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कैश फ्लो होना जरूरी है। फिर डीएससीआर रिपोर्ट देखा जाता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो देखा जाता है, अगर वो संतोषजनक है या नहीं है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब कि आप डेट जो आपने कर्ज ले रखा है वो आप कितना आसानी से उसको आप पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका इनकम हाई है, अगर कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी है जो कि मंथ का 5 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, या 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको 70 से 80 लाख रुपया आ रहा है, तो वो आराम से, और उसका जो लोन है उसका डेट जो है वो करीबन 15 या 16 लाख रुपया आ रहा है, 20 लाख रुपया आ रहा है। तो अगर वो एक्स्ट्रा और भी लोन लेता है और जो भी उसके एक्सटर्नल कॉस्ट है, जैसे कि आपका सैलरी पेमेंट हो गया या अनदर थिंग हो गया या उसका खुद का सैलरी हो गया, वो मिला के आपको 10 लाख रुपया आ रहा है, वो 80 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, तो टोटल 30 से 40 लाख रुपया में उसका पूरा इधर का डेट प्लस में बैंक जो एक्सटर्नल जो इंटरनल जो खर्च है वो सारा चीज मैनेज हो जा रहा है, तो अनदर उसके पास 40 लाख बच रहा है। तो अगर वो लोन 4-5 करोड़ का ले भी रहा है या 2 करोड़ का ले भी रहा है तो वो आराम से मैनेज कर सकता है। तो ये होता है जो है डीएससीआर देखा जाता है, उसमें बैंक जो है यूजुअली देखती है। फिर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, प्रोप्राइटर का पैन कार्ड आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके आईटी रिटर्न्स मांगे जाएंगे, जीएसटी फाइल जो आप करते हैं क्वार्टरली या फिर मंथली जो करते हैं तो जीएसटी रिटर्न फाइल मांगा जाएगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो कि उसी में आईटी रिटर्न में होता है वो चाहिए होगा और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। ये होता है प्रोप्राइटरशिप के लिए। अगर आप जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है तो एमओए चाहिए, एओए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये बैंक ये जो है कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और सेम जो मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप में बताया, आईटी रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट चाहिए और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वही पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड हो गया। अगर आप जो है लिस्टेड पार्टनरशिप है तो उसमें जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया आपका, और ये सारे जो आईटी रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट ये सारे सब में ऐड होगा, ठीक है। और यदि नया बिजनेस है तो आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। तो ये जो है आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप कैसे जो है सीजीटीएमएससी के थ्रू आप कैसे आप लोन ले सकते हैं विदाउट सिक्योरिटी। सो तब तक के लिए आइए हम जानते हैं कि सीजीटीएमएससी के थ्रू लोन लेने में आपको कितना खर्च वहन करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट आपको जो है बैंक को, जो जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो आपको प्रोसेसिंग फी का चार्ज करेगा, जिसमें कि प्रोसेसिंग फी 0.25% से लेकर 2% तक भी हो सकती है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगेंगे जो कि डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। कोई बैंक 5,000 रुपया लेता है, कोई 10,000 रुपया लेता है। आपको लीगल और टेक्निकल का वैल्यूएशन चार्जेस का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। लीगल हो गया, टेक्निकल हो गया, उसके भी चार्जेस लगते हैं। प्लस में सीजीटीएमएससी के थ्रू जो एजीएफ चार्जेस जो कि आपको गवर्नमेंट को देना होता है वो जो है डिपेंड करता है। जैसे 10 लाख तक का आप ले रहे हैं तो 0.37% आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को ही जाता है। आपको एनुअली आपको देना पड़ेगा, एनुअली ग्रांटेड फी इसको बोलते हैं। प्लस में 10 से 50 लाख का है तो 0.55% लगेगा आपको। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 0.60% लगेगा। उससे ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको चार्जेस
AGF एनुअल गारंटी फी आपको देना पड़ेगा हर एक साल। प्लस में आपको जो है ये कॉस्ट हो गया। प्लस में अगर मान लीजिए कि मैं एक लमसम आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आप 20 लाख का CGTMSE कवर आप ले रहे हो के थ्रू ले रहे हो, तो प्रोसेसिंग फी पकड़ के चलिए 1% हो गया, तो 20,000 रुपया प्लस GST हो गया, ये बैंक लेता है। प्लस में CGTMSE का AGF चार्जेस आपको 0.55% आपको देना पड़ेगा प्रति वर्ष। कीप इन योर माइंड, प्रति वर्ष आपको देना है, एक बार नहीं है। जो बैंक का चार्जेज है ये एक बार होगा, लीगल का हो गया, टेक्निकल का हो गया, ये एक बार ही देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी चार्जेज ये एक बार ही देना पड़ेगा। जिस स्टेट से आप देख रहे हो उस स्टेट का अलग अलग स्टैंप ड्यूटी चार्जेज होता है। जैसे कर्नाटका है, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी चार्जेस बहुत ही हाई है, 0.50% यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लगते हैं। तो ये जो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंपिंग चार्जेस भी लगेगा। तो आपको अगर मान लीजिए सपोज मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, अगर आप 20 लाख का लोन अगर आप लेने जा रहे हो तो बेयर मिनिमम आपको 35 से 50,000 तक का आपको कॉस्ट देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आप कितने करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।